कोलकाता पर शाम जल्दी उतर आई थी। ट्राम की घंटियां भीगती सड़कों पर गूंज रही थीं। कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों पर तिरपाल डाल दिए गए थे और चाय की दुकानों में बारिश से बचते लोगों की भीड़ लगी थी। ऐसी ही एक शाम में और ब्योमकेश घर में बैठे थे। मैं अखबार पढ़ रहा था, जबकि ब्योमकेश खिड़की के पास बैठा पाइप सुलगाने की असफल कोशिश कर रहा था। नमी इतनी थी कि तंबाकू बार बार बुझ जा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पुतीराम ने दरवाजा खोला। करीब 55 वर्ष की एक संभ्रांत महिला भीतर आई। उनकी साड़ी भीग चुकी थी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बैठते ही कहा, क्या मैं ब्योमकेश बाबू से अकेले में बात कर सकती हूं? ब्योमकेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अजित मेरे सामने ही बैठेंगे, उनसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। महिला ने कुछ क्षण संकोच किया, फिर बोली, मेरा नाम सुधा मुखर्जी है। मेरे पति देबाशीष मुखर्जी आज सुबह मृत मिले हैं। मैंने पूछा, पुलिस? लाल बाजार की पुलिस जांच कर रही है। फिर आप यहां क्यों आई है? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन मेरे पति आत्महत्या कर ही नहीं सकते। देबाशीष मुखर्जी कॉलेज स्ट्रीट के प्रसिद्ध पुस्तक संग्रहकर्ता थे। दुर्लभ पांडुलिपियां, पुराने नक्शे और ऐतिहासिक दस्तावेज खरीदना उनका शौक था। उनकी हवेली बो बाजार की एक पुरानी गली में थी। हम उसी शाम वहां पहुंचे। हवेली बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उसकी भव्यता दिखाई देती थी। ऊंची छतें, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों पर अंग्रेजी दौर की पेंटिंग्स और सबसे ऊपर देबाशीष बाबू का अध्ययन कक्ष। कमरे का दरवाजा अब खुला था। लाल बाजार के इंस्पेक्टर शैलेन मित्रा वहीं मौजूद थे। उन्होंने ब्योमकेश को देखते ही कहा, आपको भी बुला लिया गया? सुधा देवी ने उत्तर दिया, मैंने बुलाया है। इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे मामला बहुत कठिन नहीं है। ब्योमकेश ने पूछा, क्यों? कमरा अंदर से बंद था। खिड़की भीतर से कुंडी लगी हुई थी। मृत्यु का कारण? जहर। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, सब कुछ व्यवस्थित था। मेज पर खुली हुई एक पुरानी किताब, एक शतरंज की बिसात और एक छोटी सी पर्ची। इंस्पेक्टर ने पर्ची उठाकर ब्योमकेश को दी। उस पर केवल 5 शब्द लिखे थे, आखिरी गवाह अभी जिंदा है। आत्महत्या करने वाला ऐसा क्यों लिखेगा? ब्योमकेश ने पूछा। इंस्पेक्टर बोले, शायद किसी किताब का वाक्य होगा। ब्योमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सीधे शतरंज की बिसात के पास गया। कुछ मोहरे रखे थे, कुछ गायब थे। उसने उन्हें लगभग 1 मिनट तक देखा, फिर मुस्कुराया। खेल अधूरा छोड़ा गया है। मैंने कहा, तो? देबाशीष बाबू अकेले शतरंज नहीं खेल रहे थे, सुधा देवी ने तुरंत कहा। लेकिन कमरे में कोई आया ही नहीं था। क्यों? दरवाजा अंदर से बंद था। ब्योमकेश ने केवल एक प्रश्न पूछा, चाबी कहां मिली? इंस्पेक्टर ने जेब से चाबी निकाली। मृतक की जेब में। यह सुनते ही ब्योमकेश की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूरा कमरा देखना शुरू किया। अचानक वह पुस्तकालय के सामने रुक गया। एक शेल्फ से केवल एक किताब गायब थी, बाकी सब अपनी जगह थीं। यहां कौन सी किताब थी? सुधा देवी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। क्या आपके पति किसी विशेष पुस्तक पर काम कर रहे थे? हाँ। किस पर? 10 साल पुराने एक अदालत के मुकदमे पर। कौन सा मुकदमा? ब्योमकेश ने पूछा। सुधा देवी ने धीमे स्वर में कहा, लाल बाजार का, जिसमें एक गवाह अचानक गायब हो गया था। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर शैलेन मित्रा ने पहली बार गंभीर होकर ब्योमकेश की ओर देखा। आप उस पुराने केस की बात कर रही हैं? हाँ।
वह फाइल तो वर्षों पहले बंद हो चुकी है, सुधा देवी ने उत्तर दिया। लेकिन मेरे पति कहते थे उस केस का असली गवाह कभी मरा ही नहीं। ब्योमकेश ने मेज पर रखी पर्ची एक बार फिर पढ़ी, फिर बहुत धीरे से बोला, अजित, हां, हम हत्या की नहीं, एक पुराने झूठ की जांच करने आए हैं। उसी समय नीचे हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक नौकर दौड़ता हुआ ऊपर आया। बाबू, क्या हुआ? कोई आदमी अभी अभी एक लिफाफा देकर गया है और कह गया है कि इसे केवल ब्योमकेश बख्शी ही खोले। नौकर ने लिफाफा ब्योमकेश को दिया। लिफाफे पर न प्रेषक का नाम था न पता, सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां लौटने का रास्ता नहीं होगा। ब्योमकेश ने बिना कुछ कहे लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, काले सफेद रंग की। तस्वीर में 4 आदमी अदालत की सीढ़ियों से उतर रहे थे। 3 चेहरों पर लाल स्याही से क्रॉस बना था। चौथे आदमी के चेहरे पर गोल घेरा, पीछे पेंसिल से लिखा था, यही आखिरी गवाह है। मैंने पूछा, इसे किसने भेजा होगा? ब्योमकेश ने तस्वीर जेब में रख ली, जिसे पता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हवेली से निकलते ही ब्योमकेश ने कहा, सीधे लाल बाजार चलेंगे। इंस्पेक्टर शैलन मित्रा पहले से वहीं मौजूद थे। उन्होंने रिकॉर्ड रूम खुलवाया। धूल से भरी अलमारियों के बीच लगभग आधे घंटे की तलाश के बाद एक मोटी फाइल मिली। फाइल पर लिखा था, राज्य बनाम हरिनारायण पाल, वर्ष 1943। शैलेन बाबू बोले, यही वह मामला है। फाइल के अनुसार हरिनारायण पाल पर सरकारी दस्तावेज चुराने का आरोप था, लेकिन मुकदमे के दौरान मुख्य गवाह अचानक गायब हो गया। सबूत कम पड़ गए और आरोपी बरी हो गया। मैंने पूछा, गवाह कौन था? शैलेन बाबू ने पन्ना पलटा, फिर रुक गए। अजीब बात है, क्या गवाह का नाम वाला पन्ना गायब है? ब्योमकेश ने पूरी फाइल ध्यान से देखी, फिर बोला, पन्ना फाड़ा नहीं गया, बहुत सफाई से निकाला गया है। शैलेन बाबू ने आश्चर्य से पूछा, मतलब जिसने निकाला उसे पता था कि कौन सा पन्ना चाहिए? शाम ढलने लगी थी। हम लाल बाजार से बाहर निकले ही थे कि सामने सड़क पार एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने हमारी ओर देखा, फिर तुरंत मुड़कर भीड़ में गायब हो गया। मैंने कहा, वही होगा। मैं दौड़ पड़ा। वो आदमी कॉलेज स्ट्रीट की भीड़ में घुस गया। ट्राम निकल रही थी, रिक्शे, बारिश, लोगों की भीड़। मैं उसे खो बैठा। जब वापस लौटा तो ब्योमकेश वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। मिला? मैंने झुंझलाकर कहा, नहीं। उसने सड़क की ओर इशारा किया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था, शायद उसी आदमी की जेब से गिरा था। उस पर सिर्फ एक किताब का नाम लिखा था, भारत लाइब्रेरी, कॉलेज स्ट्रीट। हम तुरंत वहां पहुंचे। लाइब्रेरी का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था। ब्योमकेश ने कागज दिखाया। वृद्ध ने बिना देर किए कहा, यह हमारे सदस्य की पर्ची है। किसकी? वह रजिस्टर देखने लगा। कुछ क्षण बाद बोला, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उसने आज सुबह एक ही किताब मांगी थी। कौन सी? वृद्ध ने उत्तर दिया, कोलकाता सेशन कोर्ट के ऐतिहासिक मुकदमे। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। वही किताब जिसका जिक्र देवाशीष बाबू कर रहे थे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही ब्योमकेश अचानक रुक गया। सड़क किनारे एक चाय वाला हमें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही हमारी नजर मिली, वह जल्दी से दूसरी ओर देखने लगा। ब्योमकेश उसके पास गया। भाई, अभी थोड़ी देर पहले यहां कोई आदमी खड़ा था। चाय वाले ने तुरंत कहा, हाँ बाबू, कैसा था? साधारण सा।
कुछ याद है? बस उसके दाएं हाथ की एक उंगली नहीं थी। रात को घर लौटते समय मैंने पूछा, अब क्या लगता है? ब्योमकेश खिड़की से बाहर बारिश देखता रहा, फिर बोला, जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वह हमें ढूंढने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। उसी समय पुतीराम दौड़ता हुआ कमरे में आया। बाबू, क्या हुआ? अभी किसी ने दरवाजे के नीचे से एक और कागज सरका दिया है। ब्योमकेश ने कागज उठाया। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, अगर सच जानना है तो कल सुबह 5 बजे बाबू घाट पर आना। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हम बाबू घाट पहुंच गए। ब्योमकेश ने अकेले जाने की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। मैं उससे कुछ दूरी बनाकर चल रहा था ताकि देखने वालों को लगे कि वह सचमुच अकेला है। हुगली नदी पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। कुछ नावें किनारे बौंधी थीं। पुजारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। घाट लगभग सुनसान था। घड़ी ने 5 बजाए। कोई नहीं आया। 5 मिनट बीत गए। 10 मिनट। मैंने सोचा शायद यह किसी की शरारत थी। तभी एक 10-12 साल का लड़का दौड़ता हुआ ब्योमकेश के पास आया। बाबू, किसी ने आपको देने को कहा है। उसने एक छोटी सी माचिस की डिब्बी थमा दी और तुरंत भीड़ में गायब हो गया। डिब्बी के भीतर एक कागज का टुकड़ा और एक शतरंज का काला घोड़ा रखा था। कागज पर लिखा था, गवाह को किताबों में मत ढूंढो, वह आज भी लोगों के बीच चलता है। मैंने पूछा, फिर वही शतरंज? ब्योमकेश ने घोड़ा जेब में रखते हुए कहा, जो आदमी हमें संदेश भेज रहा है उसे शतरंज का शौक है, या वो चाहता है कि हम ऐसा सोचें। घाट से लौटते समय ब्योमकेश अचानक एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत के सामने रुक गया। मां, अभी कुछ देर पहले यहां एक आदमी खड़ा था। बूढ़ी ने बिना सोचे कहा, हां बाबू। कैसा? लंबा नहीं, साधारण कद, चेहरा, टोपी पहनी थी और उसके दाएं हाथ में दस्ताना था। मैं तुरंत बोला, लेकिन कल तो चाय वाले ने कहा था कि उसकी एक उंगली नहीं थी। ब्योमकेश ने धीमे से कहा, इसलिए दस्ताना पहना था। दोपहर तक हम फिर देबाशीष मुखर्जी की हवेली पहुंचे। इस बार ब्योमकेश ने अध्ययन कक्ष नहीं देखा। वह सीधे नौकरों के कमरों में गया। एक एक नौकर से वही प्रश्न पूछता, देबाशीष बाबू पिछले कुछ दिनों से किससे मिल रहे थे? अधिकांश ने कहा, कोई नहीं। लेकिन सबसे पुराने नौकर गोपाल ने अलग उत्तर दिया, साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी 3 बार आया था, नाम नहीं मालूम। क्या बात हुई? बाबू ने उसे ऊपर नहीं बुलाया। दोनों बरामदे में ही धीरे धीरे बात करते रहे। चेहरा याद है? गोपाल ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसके दाएं हाथ में हमेशा दस्ताना रहता था। शाम को ब्योमकेश बरामदे में खड़ा उस जगह को देख रहा था जहां दोनों खड़े हुए थे। अचानक उसने फर्श पर झुककर कुछ उठाया। एक छोटा सा सफेद बटन, साधारण, सस्ता। मैंने कहा, इससे क्या होगा? उसने बटन जेब में रख लिया। कभी कभी सबसे सस्ती चीज सबसे महंगा सच छिपाती है। उसी समय इंस्पेक्टर शैलन मित्रा तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए आए। ब्योमकेश बाबू, क्या बात है? 1943 वाले केस की फाइल से एक और जानकारी मिली है। क्या? उस केस में कुल 4 गवाह थे। 3 ने अदालत में बयान दिया, चौथा कभी अदालत पहुंचा ही नहीं। मैंने पूछा, नाम? शैलेन बाबू ने निराश होकर कहा, नाम वाला पन्ना तो पहले ही गायब है। ब्योमकेश कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, अजित, अभी कॉलेज स्ट्रीट चलो। फिर लाइब्रेरी? नहीं, पुरानी किताबों की मंडी। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद
एक बूढ़े किताब बेचने वाले ने हमें पहचान लिया। आप लोग उसी पुराने मुकदमे की किताब ढूंढ रहे हैं? व्योमकेश ने तुरंत पूछा। किसने बताया? कल भी एक आदमी यही पूछ रहा था। क्या उसने किताब खरीदी? नहीं, लेकिन उसने एक पुराना अखबार खरीदा। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका, जुलाई 1943 का अंक। व्योमकेश ने वो अखबार भी खरीद लिया। घर लौटकर उसने पूरा अखबार पढ़ डाला। अचानक उसकी नजर एक छोटे से समाचार पर टिक गई। उसने अखबार मेरी ओर बढ़ाया। समाचार केवल 3 पंक्तियों का था। मुख्य गवाह अदालत पहुंचने से पहले रहस्यमय ढंग से लापता, पुलिस तलाश में जुटी। समाचार के नीचे एक धुंधली तस्वीर छपी थी। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन उसमें खड़ा आदमी दाएं हाथ में दस्ताना पहने हुए था। व्योमकेश ने अखबार बंद किया। उसके चेहरे पर वही भाव था जो किसी कठिन पहेली का एक टुकड़ा मिल जाने पर आता था। उसने धीरे से कहा, अब खेल बदल गया है अजितू। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को हम खोज रहे हैं वह शायद गवाह नहीं, बल्कि वही है जिसने गवाह को गायब किया था। उस रात व्योमकेश ने लगभग 2 घंटे तक 1943 का अखबार पढ़ा। मैं कई बार उसके पास गया, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आखिर उसने अखबार बंद किया और मेरी ओर देखकर बोला, अजित, पुलिस ने 10 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी। क्या? उन्होंने मान लिया कि गवाह गायब हुआ था, जबकि संभव है कि वह अपनी मर्जी से छिपा हो। अगली सुबह हम फिर लाल बाजार पहुंचे। इस बार व्योमकेश ने फाइल नहीं मांगी। उसने इंस्पेक्टर शैलन मित्रा से पूछा, 1943 वाले केस का जांच अधिकारी कौन था? इंस्पेक्टर सुरेश चटर्जी। क्या वे जीवित हैं? हां, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोपहर तक हम उत्तर कोलकाता की एक पुरानी गली में स्थित उनके घर पहुंच गए। सुरेश चटर्जी लगभग 70 वर्ष के थे। याददाश्त अभी भी तेज थी। उन्होंने फाइल का नाम सुनते ही लंबी सांस ली। उस केस ने मेरी पूरी नौकरी खराब कर दी थी। व्योमकेश ने पूछा, क्या आपको गवाह का नाम याद है? वृद्ध कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, नाम नहीं, लेकिन उसका पेशा याद है। क्या? वह अदालत के बाहर चाय बेचता था। मैं चौंक पड़ा। एक चाय वाला? हां। उसने छोरी अपनी आंखों से देखी थी। फिर वह गायब कैसे हो गया? व्योमकेश ने पूछा। सुरेश बाबू ने सिर हिलाया। यही कभी पता नहीं चला। क्या उसकी कोई तस्वीर थी? हां, लेकिन रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बाद बहुत सी तस्वीरें नष्ट हो गई थीं। घर से निकलते समय व्योमकेश असामान्य रूप से चुप था। मैंने पूछा, अब क्या सोच रहे हो? अजित, हां, अब तक हम जिस आदमी को आखिरी गवाह समझ रहे थे, शायद वो गवाह था ही नहीं। शाम को हम फिर कॉलेज स्ट्रीट पहुंचे। वही चाय वाला, वही दुकान। व्योमकेश ने उससे अचानक पूछा, तुम्हारे पिता भी यही चाय बेचते थे? चाय वाला चौंक गया। जी, 10 साल पहले भी। हां। क्या उन्हें 1943 वाले मुकदमे की कोई बात याद थी? उसका चेहरा एकदम बदल गया। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? व्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद चाय वाला बोला, मरने से पहले पिता एक बात बार बार कहते थे। क्या? जिसे सब गवाह समझते थे। वह असली गवाह नहीं था। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मानो उसे वही उत्तर मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। तभी दुकान के बाहर जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। एक काली कार आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सीधे चाय वाले की ओर बढ़े। व्योमकेश ने धीरे से कहा, अजित, हां, अब कुछ मत बोलना।
दोनों आदमी दुकान तक पहुंचे। उनमें से एक ने चाय वाले से पूछा, तुमने किसी से पुरानी बातें तो नहीं की? चाय वाला घबरा गया, नहीं। दूसरे आदमी की नजर अचानक ब्योमकेश पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल वे बिना कुछ कहे वापस कार में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। मैंने तुरंत पूछा, ये कौन थे? ब्योमकेश सड़क की ओर देखते हुए बोला, जो भी थे, उन्हें अब पता चल गया है कि हम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसी समय चाय वाले ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उसने वह चाबी ब्योमकेश के हाथ में रख दी। यह मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे दी थी और कहा था कि अगर कभी कोई ब्योमकेश बख्शी नाम का आदमी आए तो ये चाबी उसी को दे देना। मैं स्तब्ध रह गया। ब्योमकेश ने चाबी को ध्यान से देखा। उस पर एक ही शब्द खुदा था, गोदाम 17। पीतल की उस छोटी सी चाबी पर खुदा था, गोदाम 17। मैंने उत्सुकता से पूछा, यह कौन सा गोदाम होगा? ब्योमकेश ने चाबी जेब में रखते हुए कहा, हुगली के किनारे पुराने व्यापारिक गोदामों को नंबर दिए जाते थे। तो अगर यह वही है जिसकी मुझे उम्मीद है, तो 10 साल पुराना रहस्य आज खुल सकता है। उस शाम हम स्ट्रैंड रोड पहुंचे। बारिश थम चुकी थी। नदी के किनारे पुराने ईंटों के गोदामों की लंबी कतार थी। अधिकांश बंद पड़े थे। कई दरवाजों पर जंग लग चुका था। कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, 17। मैंने धीरे से कहा, यही होगा। ब्योमकेश ने पीतल की चाबी ताले में डाली। ताला बिना किसी रुकावट के खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। धूल से भरा बड़ा सब कमरा, टूटी लकड़ी की पेटियां, पुराने रजिस्टर और एक कोने में लोहे की अलमारी। अजीब बात यह थी कि अलमारी पर धूल बहुत कम थी, मानो उसे हाल ही में खोला गया हो। अलमारी के भीतर केवल एक फाइल रखी थी। उस पर लिखा था, व्यक्तिगत। फाइल खोलते ही हमें कई पुराने पत्र मिले। उनमें सबसे ऊपर एक पत्र था जो देबाशीष मुखर्जी ने अपनी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले लिखा था। से अधिक जिस आदमी को लोग गवाह समझते रहे, वह असल में संदेशवाहक था। असली गवाह आज भी जीवित है, लेकिन वह अपनी पहचान छिपाकर जी रहा है। मैंने उत्साहित होकर कहा, तो वह आदमी अभी जिंदा है? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हां, और इसी कारण देबाशीष मारे गए। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों तुरंत चुप हो गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आदमी टॉर्च लेकर भीतर आया। उसने सीधे अलमारी की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ब्योमकेश ने कहा, जिस चीज की तलाश है वो अब हमारे पास है। आदमी घबरा गया। उसने टॉर्च फेंकी और भागने लगा। मैं उसके पीछे दौड़ा। गोदाम से बाहर निकलते ही वह नदी किनारे की संकरी गली में मुड़ा। मैं लगभग उसे पकड़ ही लेता कि अचानक वह भीड़ में गायब हो गया। जब मैं वापस लौटा, ब्योमकेश जमीन पर पड़ी टॉर्च देख रहा था। उसने टॉर्च उठाई। उसके पिछले हिस्से पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका था, रॉय एंड सन्स इलेक्ट्रिकल रिपेयर, बड़ा बाजार। मैंने कहा, अब वहीं चलेंगे? अभी नहीं। क्यों? वो आदमी जानबूझकर ये टॉर्च छोड़ गया है। मतलब? वो चाहता है कि हम बड़ा बाजार जाएं। रात को घर लौटकर ब्योमकेश ने देबाशीष बाबू के मिले पत्र फिर पढ़े। अचानक उसने एक पत्र अलग निकाल लिया। अजित, हां, इसे जोर से पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन आखिरी गवाह सामने आएगा, उसी दिन उस आदमी का असली चेहरा भी सामने आ जाएगा जो 10 साल से सबको धोखा दे रहा है। पत्र यहीं समाप्त हो गया। मैंने पूछा, यह आदमी कौन है? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अब नाम तो नहीं, लेकिन उसका पेशा मुझे समझ में आ गया है।
क्या? वो ऐसा आदमी है जिससे हर दिन सैकड़ों लोग मिलते हैं, लेकिन कोई उसका चेहरा याद नहीं रखता। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह इंस्पेक्टर शैलन मित्रा घबराए हुए हमारे घर पहुंचे। ब्योमकेश बाबू, क्या हुआ? गोदाम नंबर 17 में आग लगा दी गई। कब? रात लगभग 2 बजे। कुछ बचा? कुछ नहीं, पूरा गोदाम जल गया। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। वो बिल्कुल शांत था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ। मैं हैरान रह गया। अच्छा हुआ? हां, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जिस आदमी की हम तलाश कर रहे हैं, उसे मालूम ही नहीं कि असली सबूत कल रात हम अपने साथ ले आए थे। उसी समय ब्योमकेश ने अपनी जेब से वह पुरानी फाइल निकाली और उसके बीच से एक पुरानी पासपोर्ट साइज तस्वीर बाहर गिर पड़ी। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई। तस्वीर में वही आदमी था जिसे हमने देबाशीष मुखर्जी की हवेली के बाहर पहली रात देखा था। मैंने तस्वीर हाथ में ली। यह वही आदमी था जिसे हमने पहली रात हवेली के बाहर देखा था। साधारण चेहरा, हल्की मूंछ, सिर पर टोपी और दाएं हाथ में दस्ताना। तस्वीर के पीछे केवल एक शब्द लिखा था, अनिल। मैंने पूछा, यही उसका नाम है? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं। क्यों? ऐसी तस्वीरों के पीछे असली नाम बहुत कम लिखे जाते हैं। उसने तस्वीर इंस्पेक्टर शैलन मित्रा को दिखाई। उन्होंने काफी देर तक देखा, फिर अचानक बोले, रुकिए, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहां? याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देखा है। ब्योमकेश ने तुरंत कहा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि यदि यह वही आदमी है तो वह 10 साल से नहीं छिपा। वह आज भी यहीं कोलकाता में रह रहा है। उस दिन पूरा समय हमने तस्वीर लेकर अलग अलग जगह पूछताछ की, कॉलेज स्ट्रीट, बड़ा बाजार, स्ट्रैंड रोड, लेकिन किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शाम होते होते मैं निराश हो चुका था। तभी ब्योमकेश एक पुराने ट्राम डिपो के सामने रुक गया। अजित, हां, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? क्या? आज जहां जहां गए, हर जगह लोगों ने तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा। हां, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि यह आदमी कौन है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। उसी समय एक बुजुर्ग ट्राम कंडक्टर हमारी बात सुन रहा था। वो धीरे धीरे हमारे पास आया। बाबू, क्या आप इसी आदमी को खोज रहे हैं? हम दोनों एक साथ उसकी ओर मुड़े। पहचानते हो? नाम नहीं जानता, लेकिन यह कई साल पहले रोज ट्राम से लाल बाजार जाता था। ब्योमकेश ने पूछा, क्या काम करता था? पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में हमेशा फाइल रहती थी। लाल बाजार, यह नाम फिर सामने आया। ब्योमकेश ने बिना देर किए कहा, कल सुबह सबसे पहले वहीं चलेंगे। अगले दिन रिकॉर्ड रूम में पुराने कर्मचारियों की सूची निकाली गई। 1943 से 1953 तक सैकड़ों नाम थे। ब्योमकेश हर पन्ना ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने सूची बंद कर दी। मिल गया। मैंने पूछा, क्या? एक आदमी जो 1943 में अस्थायी कर्मचारी था। नाम अनिल ने, अविनाश डे। शैलन बाबू ने फाइल मंगवाई। उसमें केवल 2 बातें दर्ज थीं। अस्थायी अभिलेख सहायक, 1944 में अचानक नौकरी छोड़ दी। पता, बड़ा बाजार। हम तुरंत उस पते पर पहुंचे। पुराना मकान अब भी था, लेकिन अविनाश डे वहां नहीं रहता था। मकान मालिक ने बताया, वह लगभग 8 साल पहले यहां से चला गया।
कहाँ? पता नहीं। कोई रिश्तेदार? नहीं, लेकिन हर महीने एक आदमी उसके नाम का किराया देने आता था। मैं चौंक गया। कौन? मकान मालिक ने सिर हिलाया। नाम नहीं जानता। पहचान लोगे? हाँ, अगर सामने आ जाए तो। उसी समय ब्योमकेश की नजर मकान के बाहर लगे पुराने लेटर बॉक्स पर पड़ी। उसमें अब भी धुंधले अक्षरों में लिखा था ADI। लेटर बॉक्स के भीतर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। शायद वर्षों से वही था। ब्योमकेश ने उसे निकाला। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो आदमी मुझे ढूंढे उसे मत बताना कि मैं कहाँ हूं। नीचे हस्ताक्षर थे, अविनाश। रात को घर लौटते समय पहली बार ब्योमकेश ने साफ कहा, अजित। हां, अब यह मामला 2 हिस्सों में बैठ गया है। कैसे? पहला, देबाशीष मुखर्जी की हत्या। दूसरा, अब अविनाश डे का गायब होना। दोनों जुड़े हुए हैं? हां, लेकिन एक बात अब बिल्कुल तय है। क्या? ब्योमकेश खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए बोला। जिस आदमी को हम हत्यारा समझ रहे हैं, वह शायद खुद किसी और से डर रहा है। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। शैलेन मित्रा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ब्योमकेश बाबू, अभी अभी हुगली घाट के पास एक लाश मिली है। किसकी? कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, जेब में जो पहचान पत्र मिला है उस पर नाम लिखा है अविनाश डे। हुगली घाट पर भीड़ जमा थी। लाल बाजार की पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। शैलेन मित्रा ने हमें देखते ही भीड़ हटवाई। लाश नदी किनारे पड़ी थी। चेहरा बुरी तरह घायल था, लेकिन जेब से जो पहचान पत्र मिला था उस पर नाम लिखा था अविनाश डे। मैंने धीमे स्वर में कहा, तो कहानी यहीं खत्म? ब्योमकेश ने शव को कुछ क्षण ध्यान से देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि यह आदमी अविनाश नहीं है। शैलेन बाबू चौंक पड़े। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ब्योमकेश ने शव का दायां हाथ उठाया। उसकी छोटी उंगली पूरी थी। फिर उसने जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दस्ताने के भीतर छोटी उंगली गायब होने का हल्का उभार साफ दिखाई दे रहा था। जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं, उसकी एक उंगली नहीं थी, इस आदमी की है। मतलब पहचान पत्र बदला गया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। हम लौट ही रहे थे कि ब्योमकेश अचानक रुक गया। उसने घाट की सीढ़ियों के पास पड़ी एक सिगरेट की डिब्बी उठाई। डिब्बी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ईस्टर्न प्रिंटिंग वर्क्स। मैंने पूछा, इसका क्या महत्व है? बहुत। क्यों? देबाशीष मुखर्जी की जो किताब गायब हुई थी, वह इसी प्रेस में छपी थी। हम सीधे ईस्टर्न प्रिंटिंग वर्क्स पहुंचे। यह एक छोटा सा पुराना प्रेस था। मालिक गणेश बाबू लगभग 60 वर्ष के थे। ब्योमकेश ने तस्वीर दिखाई। उन्होंने तुरंत कहा, इसे जानता हूं। हम दोनों एक साथ बोले, कौन है? नाम तो अविनाश ही बताता था, लेकिन यहां किताबें छपवाने नहीं आता था। फिर पुरानी फाइलों की नकल करवाने आता था। आखिरी बार कब आया था? लगभग 1 हफ्ता पहले। अकेला था? नहीं। साथ में कौन था? गणेश बाबू कुछ पल सोचते रहे। एक साधारण सा आदमी, जिसे देखकर कोई दोबारा ध्यान भी न दे। ब्योमकेश की आंखों में वही चमक लौट आई। उसका चेहरा याद है? नहीं। लेकिन क्या? वह लगातार रुमाल से अपना चश्मा साफ कर रहा था। बाहर निकलते ही मैंने कहा, अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। ब्योमकेश मुस्कुराया। अब लगभग सब समझ में आ गया। तो हत्यारा कौन है? अभी नहीं। फिर वही? क्योंकि अभी आखिरी गवाह से मिलना बाकी है।
लेकिन वह तो मर चुका है। नहीं अजित, जिसे लोग आखिरी गवाह समझ रहे थे वह केवल संदेश पहुंचाने वाला आदमी था। तो असली गवाह जिंदा है। कहां? ब्योमकेश ने धीरे से कहा। वहीं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। उस शाम हम फिर देबाशीष मुखर्जी की हवेली पहुंचे। सुधा देवी हमें देखकर हैरान रह गई। फिर से? ब्योमकेश ने पूछा। क्या आपके पति किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? हाँ। कौन? हमारे पुराने मुनीम नरेन बाबू। वे कहाँ हैं? आज छुट्टी लेकर घर गए हैं। ब्योमकेश ने तुरंत शैलेन मित्रा की ओर देखा। उनका पता? कुछ ही मिनटों में पता मिल गया। हम रात होते होते उत्तर कोलकाता की एक संकरी गली में पहुंचे। नरेन बाबू का छोटा सा मकान था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं, लेकिन मेज पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, ब्योमकेश बख्शी के लिए। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। से अधिक आप सही आदमी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। अगर सच जानना है तो कल सुबह ठीक 8 बजे लाल बाजार के पुराने रिकॉर्ड रूम में आइए। मैं आखिरी गवाह को आपके सामने ले आऊंगा। नीचे हस्ताक्षर थे, नरेन। मैंने उत्साहित होकर कहा, अब तो मामला खत्म। ब्योमकेश ने पत्र मोड़कर जेब में रखा। फिर पहली बार गंभीर स्वर में बोला, नहीं अजित, अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह ठीक 8 बजे हम लाल बाजार के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचे। वहां पहले से इंस्पेक्टर शैलन मित्रा मौजूद थे। कमरे में वर्षों पुराने रिकॉर्ड, ढोल से ढकी अलमारियां और लकड़ी की भारी मेजें थीं। लेकिन नरेन बाबू वहां नहीं थे। मेज पर केवल एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, यदि मैं समय पर न पहुंचूं तो यह पत्र पढ़ लीजिए। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। पत्र पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने पूछा, क्या लिखा है? उसने पत्र मेरी ओर बढ़ा दिया। उसमें लिखा था, मैं ही उस मुकदमे का आखिरी गवाह हूं। 10 वर्ष पहले मैंने अदालत में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी जान बचा ली, लेकिन एक निर्दोष आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। देबाशीष बाबू सच जान गए थे। उन्होंने मुझे पुलिस के सामने चलने को कहा। इससे पहले कि मैं निर्णय ले पाता, उनकी हत्या हो गई। मैंने घबराकर पूछा, तो नरेन बाबू कहाँ हैं? उसी समय बाहर से पुलिस का एक सिपाही भागता हुआ आया। सर, क्या हुआ? पीछे वाले रिकॉर्ड रूम में एक आदमी बेहोश पड़ा है। हम दौड़ते हुए पीछे पहुंचे। वह नरेन बाबू थे। सौभाग्य से वे जीवित थे। होश आने पर उन्होंने सबसे पहला वाक्य यही कहा, वह भाग नहीं पाया। ब्योमकेश शांत स्वर में बोला, नहीं, क्योंकि अब मुझे उसका नाम मालूम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शैलेन मित्रा ने पूछा, कौन है वो? ब्योमकेश धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। देबाशीष मुखर्जी की हत्या करने वाला आदमी के मुकदमे से जुड़ा था। उसे डर था कि नरेन बाबू सच बोल देंगे, इसलिए पहले देबाशीष मारे गए, फिर अविनाश देव को ढूंढा गया और अंत में नरेन बाबू पर हमला हुआ। मैंने पूछा, लेकिन हत्यारा कौन है? ब्योमकेश रुका। उसने सीधे इंस्पेक्टर शैलन मित्रा से कहा, क्या आप उस आदमी को अंदर बुलाएंगे? दरवाजा खुला। अंदर एक साधारण सा आदमी आया। सफेद कमीज, धोती, आंखों पर मोटा चश्मा। मैंने उसे पहले भी देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। वह था देबाशीष मुखर्जी का मुनीम हरिपद सरकार। मैं अवाक रह गया। यह, हरिपद ने घबरा कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ब्योमकेश बोला, तुमने सबसे बड़ी गलती उस दिन की जब देबाशीष बाबू की मेज से केवल एक किताब गायब की। हरिपद चुप रहा। तुम वर्षों से उनका हिसाब किताब देखते थे। तुम्हें पता था कि वे 1000
943 वाले मुकदमे की जांच कर रहे हैं। तुमने उनकी बातचीत सुनी। तुम्हें मालूम हो गया कि नरेन बाबू आखिरी गवाह है। हरिपद के माथे पर पसीना आ गया। ब्योमकेश आगे बोला, तुम 1943 के अपराधी नहीं थे, लेकिन तुम उसके बेटे थे। मैं चौंक गया। ब्योमकेश ने कहा, तुम्हारे पिता ने सरकारी दस्तावेजों की चोरी करवाई थी। नरेन की गवाही से उनका नाम सामने आने वाला था। वर्षों बाद जब देवाशीष ने सच खोज निकाला, तुमने अपने पिता की बदनामी से बचने के लिए हत्या कर दी। हरिपद अचानक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका लिया। धीरे से बोला, मैंने जहर चाय में मिलाया था। कमरे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे लगा, अगर पुरानी फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, सच कभी बंद नहीं होता। हरिपद को गिरफ्तार कर लिया गया। नरेन बाबू ने उसी दिन अपना पूरा बयान पुलिस के सामने दर्ज कराया। 1943 का मुकदमा दोबारा खोला गया। निर्दोष व्यक्ति के परिवार को न्याय मिला और वर्षों से दबा हुआ सच आखिर सामने आ गया। उस शाम मैं और ब्योमकेश कॉलेज स्ट्रीट की एक चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैंने पूछा, एक बात बताओ। हाँ, तुम्हें हरिपद पर पहली बार शक कब हुआ? वह मुस्कुराया। जिस दिन हम पहली बार हवेली गए थे। कैसे? सब लोग देवाशीष की मौत की बात कर रहे थे, लेकिन हरिपद केवल उस गायब किताब की चिंता कर रहा था। जिस आदमी को यह भी नहीं पता कि किताब में क्या लिखा है, वह उसके गायब होने से परेशान नहीं होता। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया। बाहर ट्राम धीरे धीरे बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अजित, अपराधी अक्सर असाधारण बनने की कोशिश करता है, जबकि उसे पकड़ने वाली गलती हमेशा साधारण होती है। मैंने अपनी डायरी बंद की। इस तरह लाल बाजार का आखिरी गवाह का रहस्य समाप्त हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कोई कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।